हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में जो हमने लास्ट टॉपिक जो इससे पहले किया था वो किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया में बहुत सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है कैनिंग, जो डलहौजी तक तो हमने किया था। उसके बाद हमने रिवॉल्ट किया था, डायरेक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है मैंने वो आपको फुल डिटेल में आपको समझा दिया था। अगर आपने अभी तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाली वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप जो है सीरियल वाइज आप वीडियोस जो है वो देखा करेंगे। इससे आपको जो है हिस्ट्री जो है अच्छे से समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे कैनिंग की। कैनिंग जो यहाँ पे जिनका रूल रहता है 1856 से लेके 1862 तक। अब जो रिवॉल्ट होती है 1857 में वो किसके टाइम में होती है? वो होती है कैनिंग के टाइम में। उसको कैनिंग होते हैं गवर्नर जनरल। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चेंजिंग आती है कैनिंग के टाइम में बहुत सारी चेंजिंग्स आती है, हम उसके बारे में जो है डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की रिवॉल्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसे क्या कहते हैं? सिपाही म्यूटनी कहते हैं इसे, सिपाही म्यूटनी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटनी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? इस रिवॉल्ट के बाद क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या जिसे क्या कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड, और इसे क्या कहते हैं? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट was passed। रिवॉल्ट होती है 1857 की। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी से कहते हैं, वो पास होता है। अब ये एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये खत्म करता है। और जो ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट की पावर किसको? क्रोन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या करता है? अबॉलिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, मैंने आपको बताया। कंपनी का रूल जा रहा था कब से? 1773 से 1858 में एक्ट आया। इसका मतलब 1773 से, अगर आपने सही तरीके से मेरी वीडियोस देखी है, पढ़ी है, फॉलो किया है, 1773 से 1858 तक कंपनी रूल था। अब इस एक्ट ने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफर कर दी जो पावर थी गवर्नमेंट की, वो किसको? ब्रिटिश क्राउन को। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके फीचर्स क्या है? इट चेंज द डेजिग्नेशन of Governor General of India to that Viceroy
ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के तहत, अब अगर आप मेरी वीडियोस को सही से फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले जो थे वो गवर्नर जनरल थे। लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कैनिंग था। गवर्नर जनरल ये है, लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल, अब जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल का, इस एक्ट के तहत जो है वो चेंज कर दिया। अब गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया, चेंज कर दिया डेजिग्नेशन। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वाइस राय बना दिया इंडिया का। इससे पहले मैंने आपको कहा था गवर्नर जनरल थे इंडिया के, अब गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन। इस एक्ट के तहत आपको ये एक्ट याद करने हैं, कौन से एक्ट के तहत क्वेश्चन आ जाता है कि डेजिग्नेशन चेंज हुआ, गवर्नर जनरल को वाइस राय बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अब जो वाइस राय है वो क्या है, द वाइस राय was the direct representative of the British Crown in India। अब जो वाइस राय है वो क्या है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। किसका है, वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे वाइस राय को इंडिया में भेजा गया है। अब पहला वाइस राय कौन सा था, लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of India, first viceroy of India। कैनिंग को क्या बना दिया गया, फर्स्ट वाइसराय बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट, और इस एक्ट में क्या था, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसे क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। It created a new office, Secretary of State for India, vested with complete authority and control over Indian administration। इस एक्ट के तहत एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसे क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगा और कंट्रोल होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was a member of the British cabinet। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब मेंबर है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के जो भी लॉज बनेंगे वो कहां से बनेंगे, ब्रिटिश कैबिनेट से बन रहे हैं। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली तो ब्रिटिश कैबिनेट ही बना रही है, मेंबर तो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो उन्हीं का, वाइसराय भी उन्हीं का, तो वही जो है रूल यहाँ पे बना रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज ultimately responsible to British Parliament। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने आपको कहा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, और रिस्पॉन्सिबल भी किसके आगे हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे हुआ। आप इसे नोट करने में यहाँ से इरेज करता हूँ और इसके कुछ फीचर्स और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी एक काउंसिल,
Secretary of State was to be assisted by a council of 15 members. 15 मेंबर्स की काउंसिल बनेगी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगी, असिस्ट करेगी। More than 50% of its members ought to have lived in India at least 10 years. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करेंगे काउंसिल 15 मेंबर्स की, और 15 मेंबर में से 50% मेंबर वो होने चाहिए जो इंडिया में रहे हों कितने साल तक, कम से कम 10 साल तक। द गवर्नर the office of viceroy was created to parley with the princely state। अब जो ऑफिस किया गया वायसराय का क्रिएट, वो किस लिए क्रिएट किया गया, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट से जो है वायसराय डील करेगा, और वायसराय रिस्पॉन्सिबल होगा किसके आगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वायसराय was made responsible to the secretary of state for India। यहाँ तक कुछ फीचर्स जो है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन जो 1 नवंबर 1858 को आता है। देर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 करने के बाद अब उसके बाद क्या होता है, कैनिंग के टाइम में ही क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन आता है। क्वीन विक्टोरियाज ये इंग्लैंड की महारानी होती हैं। प्रोक्लेमेशन 1858 में क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन आता है। अब इस प्रोक्लेमेशन में क्या होता है हम उसके बारे में जो है अभी इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑन नवंबर 1 1858 नवंबर 1 1858 को क्या आता है, एक ग्रैंड दरबार was held at इलाहाबाद। अब जो रिवॉल्ट होती है ना 1857 की, उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। ब्रिटिशर्स के लिए रिवॉल्ट 1857 की बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स को क्या होता है, उसे झटका लगता है। इसलिए ब्रिटिशर्स जो है एक्ट लेके आते हैं, प्रोक्लेमेशन लेके आते हैं। नवंबर 1 1858 में ग्रैंड दरबार हेल्ड होता है जहाँ पे इलाहाबाद, इन विच कैनिंग जो वाइसराय होते हैं सेंट फोर्थ द रॉयल प्रोक्लेमेशन। कैनिंग जो है वो रॉयल प्रोक्लेमेशन जो है उसे पढ़ के ग्रैंड दरबार होता है उसे बताते हैं। इन दिस प्रोक्लेमेशन
ये जो प्रोक्लेमेशन होता है, फरमान होता है क्वीन विक्टोरिया, इसमें क्या कहते हैं, इन दिस प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया intimated that she had assumed the direct responsibility of the country and the company rule was abolished. ये यहाँ पे ग्रैंड दरबार हेल्ड होता है इलाहाबाद में नवंबर 1 1858 में। कैनिंग सेंट फॉर द रॉयल प्रोक्लेमेशन, लोगों के सामने कैनिंग एक रॉयल प्रोक्लेमेशन जो रॉयल फरमान है क्वीन विक्टोरिया को रखते हैं। इन दिस प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया इंटीमेटेड दैट शी हैड अज्यूम्ड द डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड द कंपनी रूल वाज अबॉलिश्ड या एंडेड। क्वीन विक्टोरिया इसमें ये कहती हैं कि अब जो डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी होगी कंट्री की वो हमारी होगी, और जो कंपनी रूल है, इससे पहले कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी की आर्मी थी, अब कंपनी रूल जो है वो अबॉलिश हो गया है। और इसमें क्या होता है, द एरा ऑफ annexation and expansion was ended। जो एरा है एनेक्सेशन और एक्सपेंशन, इससे पहले ब्रिटिशर्स क्या है, एनेक्स कर रहे थे और एक्सपेंड कर रहे थे अपने एम्पायर को। इस प्रोक्लेमेशन में क्या कहा जाता है कि अब वो जो है एरा ऑफ एनेक्सेशन और एक्सपेंशन जो है वो एंड हो चुका है। ब्रिटिश promises to respect the rights and dignities of the native prince। अब ब्रिटिश कहते हैं कि जो नेटिव प्रिंस हैं हम उनके राइट्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी डिग्निटीज की भी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कोई एक्सटेंशन या कोई एनेक्सेशन जो है इसके बाद नहीं होगी। ये ब्रिटिश के द्वारा जो है वो कहा जाता है। एमनेस्टी टू ऑल एक्सेप्ट दोज हु had directly taken part in the murder of the British subjects। अब इसमें क्वीन विक्टोरिया कहते हैं कि सबको हम माफ कर देंगे, क्षमा सबको करेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स की यहाँ पे मर्डर किया है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा है, उनको क्षमा नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी है लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको क्षमा जो है वो की जाएगी, उनको माफ कर दिया जाएगा, एमनेस्टी दी जाएगी। एमनेस्टी टू ऑल एक्सेप्ट दोज हु हैड डायरेक्टली टेकन पार्ट इन द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट। एडमिशन टू सर्विसेज and offices of the government without any discrimination। अब इस प्रोक्लेमेशन में कहा जाता है कि आप यहाँ पे सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ के ऑफिस में आपको एडमिशन, यहाँ के सर्विसेज में ऑफिस में आपको एडमिशन मिल सकती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव में। आप यहाँ के ऑफिस और यहाँ के जो है वो सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। विद द क्वींस प्रोक्लेमेशन
ईस्ट इंडिया कंपनी ceased to exist। क्वीन प्रोक्लेमेशन के मुताबिक जो आर्मीज होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अब खत्म हो चुकी है एंड फोर्सेस इन इंडिया वर incorporated as a part of the ब्रिटिश आर्मी। अब क्वीन प्रोक्लेमेशन के मुताबिक जो आर्मी है ईस्ट इंडिया की वो खत्म हो गई है और उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया है किसमें, उसे हिस्सा बना दिया है किसका, ब्रिटिश आर्मी का। यहाँ तक जो था ये क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था। आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रहेंगे, नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो मैं एक्ट आपको करा रहा हूँ, अगर आप इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत देख लो, आप उसमें देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें ये एक्ट्स वहाँ पे दिए हैं। मैं भी यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, आप भी इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन करें। और